तो चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार करीब रात 8:45 पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। पीएम ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। पीएम ने इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की। गौरतलब है कि पीएम रविवार को ही 5 दिनों के बाद अमेरिका दौरे से वापस लौटे थे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखने के लिए पीएम मोदी अचानक पहुंच गए और इंजीनियर्स से उन्होंने बातचीत की, मजदूरों से भी उन्होंने बातचीत की, मजदूरों से मुलाकात किया। और आपको बता दें कि जब सेंट्रल विस्टा साइट पर अचानक पीएम मोदी पहुंचे तो उसकी तस्वीरें भी सामने आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक से पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करने के लिए। इस दौरान वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे भी उन्होंने बात की। इंजीनियर्स जो साइट पर उस वक्त मौजूद थे उनसे भी पीएम मोदी ने चर्चा की। ये तस्वीरें आप देखिए मजदूरों से चर्चा करते हुए। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी का औचक निरीक्षण करने के लिए पीएम मोदी रविवार की रात करीब 8:45 पर अचानक सेंट्रल विस्टा की साइट पर पहुंच गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब निरीक्षण करने के लिए अचानक से पीएम मोदी पहुंचे और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम मोदी का। इंजीनियर्स से बात करते नजर आए और पूरे एरिया में घूम घूम कर उन्होंने एक एक चीज का निरीक्षण किया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे साइट का उन्होंने निरीक्षण किया है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे पीएम मोदी जल्द से जल्द पूरा करना भी चाहते हैं और अचानक निरीक्षण करने के लिए रविवार की रात 8:45 पर पहुंच गए और वहां जितने भी मजदूर थे, जितने इंजीनियर्स थे, उन सभी से उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से लौटने के बाद रविवार की शाम करीब 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का निर्माण कार्य देखने पहुंच गए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे का वक्त बिताया। ये पहला मौका है जब पीएम मोदी निरीक्षण करने यहां पहुंचे थे। पीएम के इस दौरे की जानकारी किसी को भी पहले से नहीं थी। ऐसे में जब पीएम मोदी रात करीब 8:45 बजे निर्माण स्थल पर पहुंचे तो कई लोग हैरान रह गए। पीएम मोदी ने मौके पर पहुंचकर सिर्फ निर्माण कार्य का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन मजदूरों से भी विस्तार से बात की जो दिन रात इस प्रोजेक्ट को समय रहते पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों के अलावा पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट को लेकर हर बारीकी को समझने की कोशिश की और कई तरह के सवाल जवाब भी लगातार करते रहे। इन तस्वीरों में पीएम को एक नक्शे के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा एक भव्य संविधान कक्ष भी बनाया जा रहा है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। अलवर से ये बड़ी खबर है जहां पर बदमाश एटीएम उखाड़ कर ले गए। पोस्ट ऑफिस के बाहर एटीएम लगा था और उस एटीएम को ही उखाड़ ले गए बदमाश। मौके पर राजगढ़ थाना पुलिस पहुंची है। बदमाशों की अब तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर अलवर से, जहां पर बदमाश कितने बेखौफ हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। एटीएम ही उखाड़ कर ले गए बदमाश और अब पुलिस तलाश कर रही है इन बदमाशों की।
तो पोस्ट ऑफिस के बाहर एटीएम लगा था जिसे उखाड़ कर ले गए बदमाश। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेखौफ हैं अलवर में बदमाश। राजेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी, राजगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक एटीएम को उखाड़ करके बदमाश ले गए और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जिस तरीके से बदमाश लगातार एटीएमों को निशाना बन रहे हैं, उसके बावजूद एटीएम की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और इस पूरे मामले में पुलिस की रात्रि गश्त है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलवर में ये लगातार पिछले 1.5 महीने में छठी घटना है जहां एटीएमओ को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ऐसे ठोस इंतजाम नहीं कर पा रही है जिससे कि एटीएमओ को जो सुरक्षा और उनकी निगरानी को लेकर के कोई ठोस इंतजाम नहीं हो पाए हैं। इसमें कितना कैश था, इसकी अभी पोस्ट ऑफिस के अधिकारी वो कलेक्शन कर रहे हैं, वो पूरी जो हिसाब है उसको मिलान कर रहे हैं, उसके बाद बताया जाएगा कि इसमें कितना पैसा था। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर करौली से आपको बता दें, यहां पर जेल में कैदी के मौत के मामले में कोतवाली के बाहर धरने पर परिजन बैठे हैं। तो करौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में कैदी की कल मौत हो गई थी, जिसके बाद कोतवाली के बाहर परिजन जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। करौली जिला कारागृह का यह मामला है जहां पर कैदी की मौत हो गई थी। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या जानकारी इस वक्त मामले को लेकर? लगता है उनसे हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि धरने पर जो है परिजन वो बैठ गए हैं। पुलिस पर ही प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है मामले को लेकर इस वक्त? देखिए, देर रात से जो धरना चल रहा था, समझाइश के बाद 9 बजे के करीब वो धरना समाप्त हो गया और आवागमन सुचारू हुआ है। साथ ही जो पीड़ित के परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनकी मांग पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो बंदी है उसकी जो पोस्टमार्टम की तैयारी है वो भी मेडिकल बोर्ड से कराए जाने की तैयारी चल रही है। मौके पर अभी भी पुलिस बल तैनात है और डीएसपी मनराज मीणा और तहसीलदार भी मौजूद है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धरना जो परिजनों का था वो खत्म हो गया है और अब परिजनों की मांग पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। बस्सी के बांसखोह में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बस्सी उपखंड के बांसखोह बेझर गांव में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने बांसखोह कस्बे के सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, धरने पर बैठे हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या जानकारी है मामले को लेकर? हीरालाल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
जी अभिषेक, मैं आपके पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि बस्ती उपखंड के बासको कस्बे का ये मामला है, जहां झर गांव में नाले के पास शनिवार को एक महिला लापता हो गई थी, जिसकी रविवार को लाश मिली थी। पुलिस ने मौके पे पहुंच के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था, लेकिन परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उनका मांग है कि भाई जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए, और मांग को लेकर उन्होंने बस्ती के बस स्टैंड पे जाम भी लगा दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची है और ग्रामीणों को समझाइश कर रही है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम लगा है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत बंद के चलते लंबा जाम लगा है, रजौकरी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। और आपको बता दें, भारत बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने। तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें, लंबा जाम और लोग इस जाम में फंसे हैं और परेशान होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है उसका असर अब दिखने लगा है। और दिल्ली गुरुग्राम से ये पहली तस्वीर जो सामने आई है, लंबा जाम यहां लगा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां। और ये तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की। तो तीनों जो कृषि कानून हैं उसको लेकर भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने, और उसका असर आप देख सकते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से लंबा जाम लगा है और लोगों को इस जाम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें सिरोही से, जहां पर बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हैं। व्यापारी के घर में बदमाश घुसे, रिवॉल्वर लेकर दो बदमाश घर में घुसे। दंपत्ति के चिल्लाने के बाद बदमाश हालांकि वहां से भागे, दंपत्ति से एक मोबाइल लेकर वो फरार हो गए। सिरोही शहर के शांति नगर में रहने वाले व्यापारी और समाजसेवी महेश कुमार टाक के घर में शनिवार रात को दो नकाबपोश बदमाश रिवॉल्वर लेकर घुस गए। इस दौरान दंपत्ति के चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे में घबराकर दोनों नकाबपोश पिछले दरवाजे से निकलकर फरार हो गए। बदमाशों के भागते ही महेश कुमार ने कोतवाली थाने में फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद डीएसपी मदन सिंह और कोतवाल राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया और पीड़ित से लिखित रिपोर्ट लेकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दो अज्ञात व्यक्ति दरवाजा बंद किया हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था, तो खोल के एकदम दो अज्ञात आदमी नकाबपोश अंदर प्रवेश कर गए और उनके हाथ पीछे हाथ थे दोनों के। उन्होंने रिवॉल्वर थी उनके हाथ में, उन्होंने एकदम मेरी पत्नी लक्ष्मी जी वो बोला कि मोबाइल दे दो। और श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दो युवकों पर जानलेवा हमला किया है। 24 से ज्यादा बदमाशों ने यह हमला किया। लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजियासर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। चाहे अलवर हो, सिरोही हो
या श्रीगंगानगर। यहां पर 24 से ज्यादा बदमाशों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया है 2 युवकों पर। एक युवक जो घायल हो गया है, इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। राजियासर थाना क्षेत्र का यह मामला है। माउंट आबू में पिछले कई वर्षों से सीवरेज का काम चल रहा है, जिससे यहां की सड़कें कई जगहों पर खुदी हुई हैं। रविवार को माउंट आबू यात्री कर नाके के पास सड़क पर सीवरेज का काम चल रहा था, तभी मुख्य सड़क भरभरा कर गिर गई, जिससे लोग खौफ में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अभिषेक सुराणा, माउंट आबू थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टूटी सड़क से लोगों को दूर कर मौके पर बैरिकेडिंग की। पुलिस ने वैकल्पिक रास्ता तैयार कराया है। फिलहाल युद्ध स्तर पर सड़क को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जो रूडिप का हमारे यहाँ पिछले 15 साल से काम चल रहा था, उसका एक ये लास्ट में कुछ काम बचा था, जिसके लिए यहाँ पे गड्ढा किया गया था, जिसके 10 मीटर नीचे सड़क के एक टनल करी जा रही थी। उस टनल को करते टाइम ये पता चला कि यहाँ पे पूर्व में कोई एक नाला हुआ करता था, जिससे बारिश का पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हुआ करता था। उस स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को पूर्व में भर दिया गया था। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में रास्ते को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपसी झगड़े में हुई इस हत्या के बाद मृतक के बेटे ने थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हिमल्या वाला गांव में रास्ते को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद था। विवादित रास्ते पर एक पक्ष ग्राम पंचायत से मिलकर सड़क बनवाने की कोशिश कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 65 वर्षीय लालू राम मीणा घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो रास्ते के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या हुई है। आपको बता दें, रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। मृतक के बेटे ने हत्या का केस दर्ज करवाया है। दरअसल रास्ता खुलवाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष रास्ता खुलवाना चाहता था, दूसरा पक्ष वहां से रास्ता नहीं चाहता था, और इसी को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जिसे चोट आई उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है और जयपुर वासियों के लिए यह खबर है। आज से पेयजल सप्लाई जो है वो बाधित हो गई है। अमानी शाह पंप हाउस पर 30 घंटे का शटडाउन रहेगा। आज सुबह 10 बजे से यह शटडाउन शुरू हो चुका है और कल शाम 4 बजे तक यह शटडाउन रहेगा। मेंटेनेंस का काम जो है वो किया जा रहा है। मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा में सप्लाई बंद रहेगी। शास्त्री नगर, नारी का नाका में भी सप्लाई बंद है। रामनगर, हरमाड़ा, अनोखा गांव, खिरनी फाटक, बनी पार्क, गोपालबाड़ी, सिंहद्वार, अंबाबाड़ी इलाकों में पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। आज और कल पेयजल सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। बुधवार सुबह से शुरू हो सकती है नियमित सप्लाई। बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गए वॉलंटियर्स के साथ एक अजीब वाकया हुआ। यहां गांव के एक नौजवान ने वैक्सीन लगवाने के लिए गई मेडिकल टीम के सामने एक अजीब शर्त रख दी। युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे यह सबूत दिया जाए सीएम शिवराज सिंह ने वैक्सीन लगवाई है, इसके बाद ही वो और उसके साथी टीका लगवाने के लिए राजी होंगे। हालांकि आखिरकार जीत वॉलंटियर्स की हुई और युवक और उसके साथियों को टीके की डोज लगा दी गई।
मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को उस वक्त एक अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा जब वैक्सीनेशन के लिए गई टीम के सामने गांव के एक युवक ने अपने और अपने कुछ दोस्तों के टीकाकरण के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। दरअसल युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे ये सबूत दिया जाए कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, तभी वो वैक्सीन लगाएगा। लेकिन वॉलेंटियर्स की टीम भी हार मानने वालों में से एक नहीं थी। टीम ने युवक की शर्त मान ली और युवक को सीएम के वैक्सीनेशन से जुड़े सबूत दिखा दिए, जिसके बाद आखिरकार युवक अपने दोस्तों के साथ टीकाकरण के लिए राजी हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगाई है और अब आपको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा। हैरत की बात यह थी कि उस युवक की वजह से गांव के करीब 10 लोगों ने और वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो वो लोग भी, उसने हम लोगों से फिर प्रॉमिस किया कि आज वो अपने 10 साथियों के साथ वैक्सीन लगाएगा। मेडिकल टीम ने युवक को तो समझा दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्या आम है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे हजारों लोग हैं जो वैक्सीनेशन से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वॉलेंटियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कई लोग कई तरीके के बहाने बना रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कोई कह रहा है कि हमारे पास समय नहीं है, कोई राशन कार्ड का बहाना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कोई वजह नहीं होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए। आपको बता दें, बैतूल के कलेक्टर ने जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए कुछ समाज सेवी संगठनों से मदद ली है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की काउंसलिंग कर रही है। उम्मीद है ये कोशिश रंग लाएगी और बैतूल जिला कोरोना के खिलाफ जंग में टीके की सुरक्षा कवच से लैस रहेगा। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज दोपहर 2 बजे देखिए सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ। पहली बार सहकारिता की कमान दी गई थी, तो विभाग के जरिए क्या किए जाने की सोच उस वक्त रही थी? किसानों के उत्थान के लिए हमें काम करना है और सहकारिता को एक पायदान और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अन्य राज्यों से सहकारिता थोड़ा पिछड़ा हुआ है। राजस्थान सहकारिता में विपक्ष के आरोप हैं कि जो ऋण माफी का जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ है। तो जो बैंक हमारे अधीन है उन्हीं की तो हम माफ करेंगे। हम भारत सरकार के बैंकों की हम कैसे ऋण माफ कर सकते हैं? किसानों को लोन मिलना आसान हो सहकारी समितियां उनसे, उसके लिए आपके विभाग की क्या कार्य योजना है? जो आपने मुद्दा उठाया वो सही था, लोन के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ऋण के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।